नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर टीवी9 भारतवर्ष के पास अंदर की खबर। कांग्रेस घोषणा पत्र में सच्चा कमेटी की सिफारिशों का जिक्र, एजेंसियों पर कानून बदलने का कर सकती है ऐलान। बैठक में प्रियंका गांधी ने कहा, घोषणा पत्र के अंग्रेजी से दूसरी भाषाओं पर अनुवाद में रखा जाए खास ख्याल। पिछली बार चूक की वजह से हुई थी किरकिरी। कांग्रेस सीईसी की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के लिए 8 राज्यों की 70 में से 80 सीटों पर चर्चा। यूपी एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा। पीएफआई ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ की थी बड़ी साजिश। हाथरस केस में आरोपियों का कबूलनामा, दंगा भड़काकर नेताओं पर हमले का प्लान था। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया। संजय मुखर्जी को बनाया गया डीजीपी। अमित शाह से राज ठाकरे ने की मुलाकात। राज ठाकरे के साथ विनोद तावड़े भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा। राज ठाकरे को शरद पवार गुट का ऑफर। रोहित पवार ने इंडिया में आने की अपील की। बोले, महाशक्ति से लड़ने के लिए साथ आए। सीता सोरेन ने थामा बीजेपी का दामन। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन। कहा, मेरे खिलाफ साजिश रची गई। आज शाम पटना में लालू यादव से मिलेंगे पशुपति पारस। पारस ने इंडिया से 6 सीटों की मांग की। आरजेडी 3 सीटें देने को तैयार। नवादा पर फंसा पेच। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। बोले, पार्टी नेताओं से बात करके के बाद लूंगा अगला फैसला। बहुत वफादारी ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। पीएम मोदी का शुक्रिया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बोले, कल हो गई एनडीए में सीट शेयरिंग। बिहार में सभी 40 सीटों पर जीतेगी एनडीए। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा नाराज। 1 सीट मिलने से नाराज हैं कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने सीट मांगी थी 2। राजनीतिक दलों के लिए इलेक्शन कमीशन का निर्देश। रैली और जुलूस के लिए अनुमति जरूरी। लोकसभा चुनाव प्रचार खर्च की सीमा 95 लाख और विधानसभा चुनाव प्रचार खर्च की सीमा 40 लाख के निर्देश। तमिलनाडु के सलेम से पीएम का विपक्ष पर हमला। बोले, शक्ति में हिंदू धर्म की आस्था। विपक्ष करना चाहता है शक्ति का विनाश। विपक्ष ने हिंदू धर्म का अपमान किया। आज शाम बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। ओडिशा की सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। हरियाणा में आज होगा सैनी कैबिनेट का विस्तार। शाम 4:30 बजे करीब 6 से 7 विधायक मंत्री पद की लेंगे शपथ। ईडी के दावे पर आपका जवाब। आतिशी बोली, केजरीवाल से डर रही है बीजेपी। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश। ईडी मामले पर सीएम केजरीवाल को बीजेपी ने घेरा। संबित पात्रा बोले, समन से भाग रहे हैं केजरीवाल। 9 समन पर केजरीवाल के 18 बहाने। जांच से नहीं बच सकते केजरीवाल। बेंगलुरु में पीड़ित दुकानदार के समर्थन में हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन। नारेबाजी के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की। हिरासत में लिए गए कुछ प्रदर्शनकारी। संजय सिंह ने दूसरी बार ली राज्यसभा की सदस्यता की शपथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिलाई शपथ। शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट ने 6 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में ईदगाह कमेटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कहा, हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट ने मामले में एक साथ सुनवाई का फैसला लिया था। तौकीर रजा ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। तौकीर के वकील ने लगाई अर्जी। पुलिस कर रही है तौकीर की तलाश। 2010 के दंगों के मामलों में तौकीर की आज बरेली कोर्ट में पेशी। यूपी के बरेली में बाइक पर स्टंट करती दिखी लड़कियां। रील बनाने के लिए जोखिम में डाली जान। वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों नक्सलियों में मुठभेड़। 36 लाख के 4 इनामी नक्सली ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। तमिलनाडु के सलेम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। विपक्ष शक्ति का विनाश करना चाहता है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विपक्ष के इरादे खुलकर सामने आ गए हैं।
विपक्ष शक्ति के विनाश की बात कह रहा है, कहा प्रधानमंत्री ने। विपक्ष ने केवल हिंदू धर्म का अपमान ही किया है। लगातार शक्ति के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद और बीजेपी हमलावर है। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। कोट्टई मारियम्मन मंदिर के ऊपर ठीक सामने लिखा है ओम शक्ति। मां मारी अम्मन यहां की शक्ति है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। तो जहां मातृशक्ति, नारी शक्ति के मुद्दे पर प्रधानमंत्री हमलावर दिखाई दिए, वहीं तमिलनाडु के सलेम में पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ता रमेश को याद कर भावुक भी हो गए। पीएम ने कहा, पार्टी के लिए रमेश दिन रात काम करने वाले हमारे साथी थे। वे अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। मैं उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज सेलम आया हूं तो स्वाभाविक रूप से ऑडिटर रमेश की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है। दुर्भाग्य से आज सेलम का मेरा वो रमेश हमारे बीच नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सियासी खबरों की। जेएमएम विधायक सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, आज ये बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली में विनोद तावड़े ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। चंपई सोरेन को सीएम बनाए जाने से नाराज थी सीता सोरेन। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रची गई। तस्वीरें देख रहे हैं आप उस वक्त की जब सीता सोरेन को शामिल कराया गया बीजेपी में। आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के महापरिवार को छोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल परिवार में आज हम शामिल हो रहे हैं। और पूरा इंडिया से हमें सूचना मिल रही है कि लोग जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे तरह से विश्वास रखते हुए इस महापरिवार में, मोदी जी के महापरिवार में आस्था और विश्वास को देखते हुए सभी कोई इस परिवार में जुड़ रहे हैं।
सीता सोरेन तो शामिल हो गई बीजेपी में, लेकिन एक एग्जिट भी हुआ है एनडीए से। मोदी कैबिनेट से इस्तीफे के बाद इंडिया के संपर्क में है पशुपति पारस, ये जानकारी मिल रही है। आज शाम पटना में लालू यादव से मुलाकात करेंगे पशुपति पारस। पारस ने इंडिया से 6 सीटों की मांग की है। आरजेडी 3 सीटें देने को तैयार है, लेकिन नवादा पर पेच फंसा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। हाजीपुर पारस को और समस्तीपुर प्रिंस राज को देने पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो पशुपति पारस शामिल हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में। फिलहाल सीटों के मुद्दे पर बातचीत की जा रही है। आरजेडी 3 सीटें देने को तैयार है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद पशुपति पारस ने क्या कहा। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। तो बड़ा सवाल ये कि अब क्या करेंगे पशुपति पारस और यहां तक हालात कैसे पहुंचे, क्या कुछ हुआ है, पूरा घटनाक्रम आपको बता देते हैं। क्या करेंगे पशुपति पारस, ये सवाल बना हुआ है। बिहार में दरअसल सीट बंटवारे से नाराज हैं। इंडिया में जो सीट बंटवारा किया गया उसमें चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी गई, इससे नाराज हैं। मोदी कैबिनेट से अब इस्तीफा दे दिया है। आज इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये जानकारी दी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या इंडिया में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बातचीत की जा रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी एक संभावना है। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा तो दे ही चुके हैं, इंडिया में शामिल हो सकते हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि हाजीपुर की सीट पर ही पेच फंसा हुआ था चिराग पासवान के साथ। आरजेडी के 3 सीट के ऑफर को हां भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि आरजेडी उन्हें 3 सीट का ऑफर दे रही है। नवादा पर पेच फंसा हुआ है। पशुपति पारस 6 सीट मांग रहे हैं, लेकिन खास सीट उनके लिए होगी हाजीपुर की सीट, जहां पर वो आमने सामने हो सकते हैं, चाचा और भतीजा। सीट शेयरिंग से उपेंद्र कुशवाहा भी लेकिन नाराज है, ये जानकारी मिल रही है। सिर्फ काराकाट सीट मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। सुपौल या सीतामढ़ी सीट भी चाहते थे कुशवाहा, लेकिन उन्हें 1 सीट मिली और काराकाट की 1 सीट मिलने से वो नाराज हैं। सुपौल या सीतामढ़ी सीट भी चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा। सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले बीजेपी नेतृत्व से नाराजगी जाहिर कर चुके थे। उपेंद्र कुशवाहा क्यों नाराज हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। 2024 में बिहार में एनडीए में 2 सीट चाहते थे। काराकाट के अलावा सुपौल या सीतामढ़ी भी चाहते थे वो, यानी उन्हें 2 सीट मिले। 2014 में एनडीए के साथ 3 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2014 में भी 3 सीटों पर ही चुनाव जीती थी आरएलएसपी। 2019 में महागठबंधन के साथ 4 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2019 में काराकाट, उजियारपुर ये 2 सीट थी जिस पर वो खुद चुनाव लड़ रहे थे। तो ये अभी तक रहा है और इस वजह से वो 1 से ज्यादा सीट चाहते थे। बिहार में कुछ सीटें बदली गई हैं, आइए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। वो लोकसभा सीट 2019 में किस पार्टी के पास थी और 2024 में किसके खाते में आ गई है, यानी बदल गया है समीकरण। शिवहर सीट 2019 में देखिए ये बीजेपी के पास थी और 2024 में अब ये जेडीयू के खेमे में चली गई है। तब लवली आनंद वहां से सांसद हुए, लेकिन अब ये जेडीयू के खेमे में चली गई है। इसके अलावा लवली आनंद ही वापस चुनाव लड़ सकती हैं। गया सीट 2019 में जीतन राम मांझी के पास थी, 2024 में भी हमको ही मिली है और वो खुद वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी एक बार फिर उन्हीं की पार्टी को ये सीट मिल गई है। लेकिन 2019 में जेडीयू के पास थी जो सीट, जो उपेंद्र कुशवाहा 2019 में जेडीयू के पास थी और 2024 में अब आरएलएसपी को दे दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ 1 काराकाट सीट मिलने से नाराज हैं। वो 1 और सीट चाहते थे। नवादा सीट की अगर बात करें तो 2019 में एलजेपी के पास थी, 2024 में वो बीजेपी के खाते में आ गई है। सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर यहां से अब 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह और राज ठाकरे की मुलाकात हुई है। अमित शाह के घर पर राज ठाकरे की बैठक हुई, उनके साथ मुलाकात हुई, एनडीए में शामिल होने पर बातचीत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। राज ठाकरे और विनोद तावड़े की भी मुलाकात हुई है। तो राज ठाकरे की मुलाकात विनोद तावड़े से भी हुई और फिर गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई है मुलाकात, एनडीए में शामिल होने पर बातचीत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, बड़ी जानकारी है ये कि कैसे अभी भी लगातार 2024 से पहले साथ में कुनबा बढ़ाने का सिलसिला भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज ठाकरे की मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ एनसीपी शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना और बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी और अजित पवार एनसीपी गुट। क्या उसमें राज ठाकरे भी शामिल होंगे, बड़ा सवाल। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे एनडीए में आएंगे, उनकी क्या है मांग, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, महाराष्ट्र में 2 सीटों की मांग कर रहे हैं राज ठाकरे। एक सीट जिस पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी पार्टी दक्षिण मुंबई की है और दूसरी सीट शिरडी की है। ये 2 सीटें वो मांग रहे हैं। किस तरह से वो तैयार हुए, किस तरह से वो एनडीए के साथ आने के लिए तैयार हुए हैं, आइए इसके बारे में भी बता दें। जानकारी है कि फडणवीस और शिंदे से उनके अच्छे रिश्ते हैं। महायुति के घटकों को दिक्कत नहीं है अगर शामिल होते हैं राज ठाकरे, यानी बाकी जो घटक दल हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अगर राज ठाकरे शामिल होते हैं। मुंबई दक्षिण पर दावा छोड़ने के लिए भी तैयार हैं बीजेपी को उनके आने से, लेकिन फायदा क्या होगा, आइए ये भी आपको बताते हैं। महायुति को मजबूत कैंडिडेट मिलेगा, एक मजबूत चेहरा साथ में आएगा, एक मजबूत वक्ता मिलेगा। राज ठाकरे अपनी शैली में हमले करेंगे, जिस तरह से वो हमलावर रहते हैं, जिस तरह के वो बयान देते हैं, तो एक मुखर चेहरा होगा साथ में। उद्धव ठाकरे को कमजोर करने में भी मदद मिलेगी, यानी उद्धव ठाकरे के साथ अगर कोई सहानुभूति है तो उन्हें कमजोर करने में भी राज ठाकरे साथ आते हैं तो मदद मिलेगी। इसके अलावा अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात पर एनसीपी शरद गुट ने क्या कहा है वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा है कि रेलवे इंजन की दोहरी भूमिका आज स्पष्ट हो गई है। राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात सत्ता की लाचारी है, ये कहा गया एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से। ईडी जांच से बचने की ये कोशिश है। एनसीपी शरद पवार गुट से यह आरोप लगाया गया कि राज ठाकरे भी इस वजह से मुलाकात करें क्योंकि उन पर भी दबाव है। हमारे साथ राजीव सिंह जुड़ गए हैं, टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मुंबई से। राजीव, राज ठाकरे की मुलाकात हो गई है, तमाम जानकारियां मिल रही हैं, उनके साथ आने को किन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और किस हद तक बातचीत हो चुकी है। क्या अब औपचारिकता मात्र है या अभी कहीं पर पेंच फंसा हुआ है? राज ठाकरे की मुलाकात से पहले क्या तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक राज ठाकरे से मुंबई में रहते हुए ही पिछले 1-1.5 महीने से लगातार बीजेपी के नेता, एकनाथ शिंदे ग्रुप के नेता लगातार मुलाकात कर रहे थे। कोशिश यही थी कि उन्हें एनडीए के खेमे में लाया जाए और उसमें सफलता भी मिली। राज ठाकरे लगभग सब कुछ तय होने के बाद ही दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और बहुत ही सकारात्मक माहौल में अमित शाह से उनकी चर्चा हुई है। ये जानकारी सामने आ रही है कि लगभग अभी बीजेपी 1 सीट उन्हें देने को तैयार है, दक्षिण मुंबई की। दक्षिण मुंबई की सीट पर चूंकि अरविंद सावंत जो हैं एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर माने जाते हैं, 2 बार से लगातार लोकसभा चुनाव जीतते रहे। यहाँ पर अगर जब एमबीए गुट से मिलिंद देवड़ा लड़ने वाले थे, लेकिन चूंकि मिलिंद देवड़ा भी अब एकनाथ शिंदे का दामन थाम चुके हैं, ऐसे में ये इस सीट पर एक उम्मीदवार की खोज हो रही थी कि मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है जो कम से कम मराठी वोट बैंक को सेंध लगा चुके हैं। हालांकि राहुल नार्वेकर के नाम की चर्चा थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन बाद में राज ठाकरे की एंट्री हुई और यह माना जा रहा है कि अगर राज ठाकरे यहां से बाला नांदगांवकर को उतारते हैं तो बाला नांदगांवकर इस क्षेत्र में विधायक के तौर पर भी लंबे समय तक काम करते रहे हैं। मराठी वोटरों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है और राज ठाकरे जिस तरह की शैली रखते हैं, जिस तरह की भाषण देते हैं, उससे कहीं ना कहीं मराठी वोट बैंक को डाइवर्ट करने में मदद मिलेगी। राज ठाकरे का अगर पूरा का पूरा चुनावी इतिहास देखें तो औसतन लगभग 2.25% वोट हमेशा उनके साथ में रहा है और ये किसी भी उम्मीदवार के हारने और जीतने में एक बड़ी भूमिका तय कर सकता है। दूसरी सीट को लेकर भी चर्चा चल रही है। शिरडी शुरुआत में कहा गया था, क्या दूसरी सीट भी मिलेगी या एक ही सीट पर बातचीत फाइनल होगी?
देखिए अभी तक तो एक ही सीट के लिए हामी भरी गई है, दूसरी सीट की मांग जरूर की गई थी, ये भी चर्चा थी शिरडी, लेकिन शिरडी पर तो बीजेपी राजी नहीं हो सकती क्योंकि शिरडी को लेकर उनके पास पहले से ही कई बड़े उम्मीदवार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नासिक और पूना दो ऐसी जगह है जहां पर राज ठाकरे की पार्टी मन से अपना अच्छा खासा वोट बैंक रखती है, खासतौर पर अगर नासिक की बात करें तो, क्योंकि नासिक में एक समय ऐसा भी था जब राज ठाकरे ने पार्टी बनाई थी तो वहां पर कारपोरेशन की सत्ता में वो काबिज भी रही है, तो वहां पर उनका अच्छा खासा पैठ है, उनकी अच्छी खासी पूरी कार्यकर्ताओं की फौज है जहां पर वो टफ फाइट दे सकते हैं। ऐसे में अगर शिवसेना, अजित पवार ग्रुप और साथ साथ में बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा तो वो भी सीट राज ठाकरे निकाल सकते हैं। लेकिन बीजेपी के सूत्रों की माने तो बीजेपी अगर ये सीट देने को राजी भी होती है तो वहां पर वो कमल के निशान पर चुनाव लड़ाना चाहती है। तो अभी ये आधिकारिक तौर पर क्लियर नहीं कि अगर 2 सीट मिलेगी तो क्या राज ठाकरे अपने चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे, आपके मुताबिक फाइनल है, चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे? दूसरी पर बातचीत जारी है, हो सकता है बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर उनका उम्मीदवार मैदान में उतरे, बीजेपी वो सीट शायद ना छोड़े, लेकिन उस पर भी बातचीत हो रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि औपचारिकता मात्र है। राज ठाकरे जिस तरह से मिले, जिस तरह से सौहार्दपूर्ण माहौल में उनकी मुलाकात हुई, वो जल्दी शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। राज ठाकरे से गठबंधन पर मुंबई में भी मंथन हो रहा है। मुंबई में सीएम शिंदे के घर बड़ी बैठक जारी है। शिंदे गुट के सभी सांसदों की ये अहम बैठक चल रही है। फडणवीस के बंगले पर भी मीटिंग हुई है। अजित पवार और फडणवीस की भी मुलाकात हुई है, यानी तमाम जो घटक दल हैं उनमें आपस में भी बातचीत हुई है और अपने अपने सांसदों के साथ भी अहम बैठक हुई है। शिंदे गुट के सभी सांसदों की बैठक चल रही है, साथ ही दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी अहम बैठक हुई है। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। बीजेपी के आरोपों पर आम नेता गोपाल राय ने पलटवार किया है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, कहा गोपाल राय ने। बीजेपी की भाषा से साजिश की जानकारी सामने आती है, ऐसे इशारे मिलते हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है। गिरफ्तारी के लिए तारीख तय कर दी गई है, कहा है गोपाल राय ने। ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करती, ये सवाल भी पूछा गया। आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है इस मुद्दे पर। कोर्ट का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का मुकाबला करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के षड्यंत्रों का से न हम डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। न कल इनके पास कोई सबूत था, न आज कोई सबूत है। कल भी केस फर्जी था, आज का भी षड्यंत्र फर्जी है। रही बात गिरफ्तार करने की है, तो आज तो आपका पूरे देश के अंदर तानाशाही का राज चल ही रहा है, जिसको मर्जी जैसे भी उठा लो। और आइए अब आपको दिखाते हैं क्या है ईडी का खुलासा और कैसे ईडी के दावे पर आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है। तो देखिए क्या दावा है और आम आदमी पार्टी का क्या पलटवार है, आपको दिखा रहे हैं हम, क्योंकि शराब घोटाले में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे। ईडी का दावा यह है कि केजरीवाल और सिसोदिया को 100 करोड़ दिए गए हैं। बड़ा आरोप है ईडी की तरफ से लगाया जा रहा है। आपका पलटवार इस पर यह कि ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है। ईडी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि 100 करोड़ का लेन देन हुआ। ईडी का दावा यह भी कि के कविता ने केजरीवाल और सिसोदिया के साथ साजिश रची है। आम आदमी पार्टी का पलटवार यह कि मामला कोर्ट में है तो ईडी इंतजार क्यों नहीं करती है। ईडी का यह भी दावा कि जांच में के कविता के साथ केजरीवाल का नाम जुड़ा है। के कविता की देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी का पलटवार यह कि ईडी बीजेपी का राजनीतिक हथियार बन गई है और राजनीतिक साजिश के तहत पूरी कार्रवाई हो रही है। ईडी का यह भी दावा है कि नई शराब नीति में होलसेलर के जरिए रिश्वत ली गई। तो ये जो ट्रेल है वो ईडी बता रहा है। आम आदमी पार्टी का पलटवार ये कि केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी, यानी राजनीति के तहत हो रहा है ये सब कुछ। ईडी का दावा यह भी कि साजिश के तहत साउथ लॉबी से एडवांस्ड पैसे दिए गए, दक्षिण की जो लॉबी थी शराब घोटाले में। आम आदमी पार्टी का पलटवार ये कि अरविंद केजरीवाल से दरअसल बीजेपी डर गई है और इस वजह से ऐसा हो रहा है। ईडी का यह भी दावा कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर दोगुना मुनाफा कमाना था, जो पॉलिसी बदली गई। आपका पलटवार ये कि साउथ लॉबी से केजरीवाल का कोई कनेक्शन नहीं है, ये आरोप लगाया जा रहा है राजनीति के तहत। लेकिन ईडी के खुलासे के बाद आप और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। गिरफ्तारी के डर से भाग रहे हैं केजरीवाल, ये आरोप लगाया बीजेपी ने। भ्रष्टाचार में डूबी है केजरीवाल सरकार, ये हमला बीजेपी की तरफ से। लेकिन ईडी क्यों दे रही है प्रेस रिलीज, ये सवाल उठाया आम आदमी पार्टी ने। क्या ईडी कोई राजनीतिक पार्टी है, ये सवाल भी आम आदमी पार्टी द्वारा उठाया गया। और देखिए किस तरह से वार पलटवार हो रहा है। आतिशी के आरोपों पर संबित पात्रा ने जोरदार पलटवार किया। आतिशी ने ईडी के प्रेस रिलीज पर सवाल खड़े किए थे, तो पात्रा ने केजरीवाल को 9 समन पर आम आदमी पार्टी के बहानों की फहरिस्त गिनवा दी।
सुनिए क्या कहा दोनों ने। ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो भी ऐसे आरोप को लेकर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। 9 समन 18 बहाने। आप याद करिए, जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था? दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था? मैं विपश्यना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था? असेंबली चल रही है। पांचवा समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी 100 करोड़ की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एके यानी अरविंद केजरीवाल का नया नाम घोषित कर दिया है। संबित पात्रा ने एके का मतलब अक्यूज्ड केजरीवाल बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके अंदर इस मामले को बहुत दिनों तक सुना गया, अपने एक विस्तृत ऑर्डर के अंदर ये साफ साफ पैरा नंबर 12 30 अक्टूबर 2023 की जजमेंट में कहा 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ये बात अ मैटर ऑफ डिबेट है, ये एक बहस का विषय है। इसके विषय में कोई तथ्य सबूत ईडी ने नहीं रखा है। इसके बावजूद कल ईडी उसी 100 करोड़ रुपए वाली कहानी को अपने प्रेस रिलीज के द्वारा अलग अलग अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में पुश करने की कोशिश कर रही थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज से मैं अरविंद केजरीवाल जी को अक्यूज्ड बोलूंगा। एके मतलब अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल। ये एक और उपाधि उनको मिली है, एके, अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल। ये अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनको आके उनकी सफाई देनी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा समन इशू करिए, कोर्ट ने कहा प्राइमा फेसी अक्यूज्ड है, कोर्ट ने कहा कि आपको अपीयर होना पड़ेगा। आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो समन्स थे वो इलीगल थे? अरविंद केजरीवाल जी को लगता है वही सर्वे सर्वा है, तो मैं उनको ही कह रहा हूं, मी लॉर्ड अरविंद केजरीवाल जी, आपका जो सबमिशन था दैट हैज फॉलन फ्लैट। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर अंदर की खबर टीवी9 भारतवर्ष के पास है। क्या है घोषणा पत्र में जानकारी? कांग्रेस घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी की सिफारिशों का जिक्र है, ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी की सिफारिशों का जिक्र, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एजेंसियों को लेकर कानून बदलने का जिक्र भी किया गया है। लद्दाख के लिए विशेष दर्जे का वादा भी संभव है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में। पुरानी पेंशन का वादा भी कर सकती है कांग्रेस पार्टी अपने 2024 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में। सच्चर कमेटी की सिफारिशों का जिक्र भी है, यानी उसको लागू करने के बारे में भी बात की जा सकती है कांग्रेस पार्टी के 2024 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में। तो कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र को लेकर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के पास है, ये वो आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी और अहम जानकारी है कि सच्चर समिति की सिफारिशों का जिक्र हो सकता है कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र में। इसके अलावा जांच एजेंसियों को लेकर कानून में बदलाव का वादा भी संभव है। ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ये वादा करे कि हम कानून में बदलाव करेंगे जांच एजेंसियों को लेकर। देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम का वादा भी किया जा सकता है कांग्रेस पार्टी द्वारा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा भी किया जा सकता है, लेकिन साथ ही लद्दाख को स्पेशल स्टेटस देने का वादा भी संभव है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र में। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार विक्रांत, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी मुखर तौर पर उठाती रही है। सच्चर कमेटी की सिफारिशों की बात हो, वो तो उनके कार्यकाल के दौरान ही रिपोर्ट आई थी सामने।
इसके अलावा भी तमाम और ये जो मुद्दे हैं इनके बारे में वो कहते रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या और वादे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सी गारंटी और वादे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो कार्य समिति है उसने घोषणा पत्र, जो ड्राफ्ट घोषणा पत्र था जो समिति ने तैयार किया था, उसको उसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि उस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए। और बात करें तो जो 25 गारंटियां हैं, यानी जो कांग्रेस के 5 न्याय की बात कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करते आए हैं, उन 25 गारंटियों को इस घोषणा पत्र में जगह दी जाएगी और जो अंदर खाने जानकारियां हैं वो आपने दर्शकों को बता दी हैं। और साथ ही साथ एक अहम बात और हुई है कि प्रियंका गांधी ने इस बैठक में कहा कि जो अनुवाद किया जाता है, जैसे अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से दूसरी भाषाओं में, तो घोषणा पत्र के अनुवाद में खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें इंग्लिश से हिंदी अनुवाद में अर्थ का अनर्थ हो गया था और एक मुद्दे पर विवाद हो गया था। तो उससे बचने के लिए प्रियंका गांधी ने विशेष तौर पर कहा कि अनुवाद में ख्याल रखा जाना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र जब कांग्रेस अध्यक्ष उसको अप्रूव कर देंगे तब घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, उसका अधिकार भी कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया गया है। जी हाँ, विक्रांत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को 5 अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी है हिस्सेदारी न्याय। इसमें किस तरह से गिनती होनी चाहिए, यानी सर्वे किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना इसमें शामिल है। आरक्षण का हक दिया जाए। इसके अलावा SC, ST, OBC आरक्षण में 50% कोटा खत्म करना भी इस वादे में शामिल है। SC, ST सब प्लान भी हो सकता है। SC, ST सब प्लान क्या है वो बता देते हैं। SC, ST को आबादी के हिसाब से विशेष बजट एलोकेट किया जाए, जल जंगल जमीन का कानूनी हक मिले और 1 साल में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का निपटारा कर दिया जाए। इसके अलावा एक और जो श्रेणी है वो है अपनी धरती अपना राज। इसमें ज्यादा ST आबादी वाले इलाके, अनुसूचित इलाके घोषित किए जाना का वादा शामिल है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है किसान न्याय की कैटेगरी। इस कैटेगरी में सही दाम मिले किसानों को, ये बड़ा वादा होगा, जिसमें स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक MSP की कानूनी गारंटी शामिल हो सकती है। कर्ज माफी आयोग बनाए जाने का वादा किया जाएगा और किसानों के लिए कर्ज माफी आयोग बनेगा। इसके अलावा बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। फसल हानि के 30 दिन के अंदर ही बीमा भुगतान करने का वादा किया जाएगा। सही आयात निर्यात नीति हो ताकि किसानों को इससे फायदा हो। इसके अलावा किसानों के लिए स्थायी आयात निर्यात नीति बनाई जाए। GST मुक्त खेती की जाए, किसानों की फसल पर GST उन्हें ना देना पड़े, ये भी वादा किया जाएगा। अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं और तीसरी कैटेगरी है युवा न्याय की, यानी युवाओं को न्याय कैसे दिया जा सकता है। इसमें बड़ा वादा है भर्ती का भरोसा, यानी कैसे नौकरी का भरोसा दिलाया जाए, जिसमें 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया जाएगा। पहली नौकरी पक्की तो शिक्षित युवाओं को 1 लाख सालाना दिया जाएगा। इसके अलावा पेपर लीक से मुक्ति देने का वादा भी होगा, यानी पेपर लीक नहीं होंगे, ये गारंटी दी जाएगी। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, यानी वो तमाम ऐप्स जिनके जरिए लोग डिलीवरी करते हैं, उस तरह की जो इकोनॉमी है उसमें सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। गिग वर्कर्स के लिए बेहतर काम का माहौल बनेगा। युवा रोशनी स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ अलग से रखे जाएंगे ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके। चौथी कैटेगरी है श्रमिक न्याय, यानी जो श्रमिक हैं उन्हें कैसे न्याय मिले। सबसे पहले स्वास्थ्य का अधिकार, इसके तहत स्वास्थ्य कानून का अधिकार दिया जाए, यानी कानून के जरिए स्वास्थ्य का अधिकार मिले। श्रम का सम्मान हो। मनरेगा समेत श्रमिकों को 400 रुपए प्रतिदिन देने का वादा किया जाए, यानी उसमें भी मानदेय बढ़ाया जाए। शहरी रोजगार गारंटी इसमें शामिल हो। शहरी इलाकों में रोजगार गारंटी कानून को लागू किया जाए। सामाजिक सुरक्षा एक और इसकी सब कैटेगरी है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के लिए जीवन दुर्घटना बीमा हो, सुरक्षित रोजगार हो। सरकारी नौकरियों से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना भी इसमें एक सब कैटेगरी में वादा शामिल है। पांचवी कैटेगरी की बात करें तो पांचवी कैटेगरी है नारी न्याय, यानी महिलाओं को कैसे न्याय मिले। इसमें सबसे पहले जो सब कैटेगरी है वो महालक्ष्मी, ये जो योजना है इसमें गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख सालाना मिलेगा। आधी आबादी पूरा हक, ये वादा किया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा होगा। इसके अलावा शक्ति का सम्मान कैसे किया जाएगा। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 गुना वेतन दिया जाएगा। अधिकार मैत्री और ग्रामीण महिलाओं को कानूनी हक दिलाना भी इसमें शामिल है।
और इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी राजनीति जारी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बॉन्ड से साबित सरकार की नीति वसूली की थी, कहा अखिलेश यादव ने। जैसी वसूली बीजेपी ने की वैसी अब तक नहीं हुई है। बिना व्यापारियों के 5 ट्रिलियन का सपना पूरा नहीं हो सकता, ये कहा अखिलेश यादव ने। और जो चंदा के नाम पे वसूली हुई है अब तो साफ हो गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेजिए, बाद में पैकेज ले लीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स घर वापस चली जाएगी। पैसा मिल गया, चंदा मिल गया और वो जांच खत्म हो गई। ऐसी वसूली शायद दुनिया में किसी लोकतंत्र देश में नहीं होगी जैसी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। न भर्ती का जवाब है, न वसूली का जवाब है।